अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। नाइजीरियन JF-17 थंडर्स के हवाले से एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट में जिसकी अब नाइजीरियन डिफेंस सर्कल्स में भी किसी हद तक कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन ऑल्दो अभी ऑफिशियल लेवल पे इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन रिपोर्टेडली जो है नाइजीरिया की जानिब से मजीद 24 JF-17 थंडर्स एडिशनली परचेज किए जाएंगे। ये परचेज अगर आगे चल के फ्रूएशन को पहुंचती है तो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपोर्ट की ये शायद सबसे बड़ी डील हो सकती है, जो कि अराउंड 1.2-1.4 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है, गिवन द स्केल या जिस स्टैंडर्ड पे नाइजीरिया ने पहले ये JF-17 थंडर्स खरीदे थे, यानी $185 मिलियन की एवज 3 JF-17 थंडर्स। प्लस ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये डील जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ऑफिशियल लेवल पे नाइजीरियन ऑफिशियल लेवल्स के साथ जो है डील की जा रही है, तो इसकी मार्केटिंग के हवाले से और ब्रीफिंग के हवाले से उन्हें भी बहुत क्रेडिट जाता है। बहरहाल ये बहुत ही अहम और एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। तो अहम चीज़ें हैं इस हवाले से जो कि मैं बात करना चाहूँगा। आई थिंक वाइल JF-17 थंडर्स जो 24 JF-17 थंडर्स हैं उसकी न्यूज़ यकीनन बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है, लेकिन इस चीज़ का किसी हद तक अंदाज़ा मौजूद था कि मज़ीद JF-17 जो हैं वो नाइजीरिया की जानब से ख़रीदे जाएंगे। सिर्फ 3 JF-17 सिम्बॉलिकली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन नाइजीरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ 3 JF-17 थंडर्स उनके लिए एक लाइबिलिटी भी पैदा कर सकते थे। अपने लॉजिस्टिकल और दूसरे एस्पेक्ट को अगर वो मद्देनजर रखते ही तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए JF-17 थंडर्स को एक पूरे सेटअप में काम करना पड़ता है, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नाइजीरिया के लिए भी ये डील जो है 3 JF-17 थंडर्स को मेंटेन करने से बहुत बेहतर होगी। फिर चाहे वो एक स्क्वाड्रन हो या 40 JF-17 थंडर्स की न्यूज़, या इस केस में जिसकी अब किसी हद तक कंफर्मेशन हो रही है 2 स्क्वाड्रन JF-17 थंडर के, यानी 24 JF-17 थंडर्स और ओवरऑल 27 JF-17 थंडर्स जो है उनकी पोजीशन में मौजूद होंगे, जो कि एक काफ़ी हेफ्टी नंबर है। दूसरा जो पॉइंट है वो फॉर श्योर पेमेंट के हवाले से है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट हो सकती है, रिवॉल्विंग अराउंड 1.2-1.4 बिलियन डॉलर। तो इसका पेमेंट प्रोसेस जो है मोस्ट लाइकली टैंजिबल मनी के साथ साथ किसी किस्म के रिसोर्सेज की सप्लाई के साथ भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी डिटेल जो है हमें आगे चल के ही देखने को मिलेगी। ऑल्दो नाइजीरिया ने VT4 टैंक्स भी जो है काफ़ी हैफ्टी अमाउंट में परचेज किए थे, तो मे भी शायद ये तमाम परचेज जो है ये टैंजिबल मनी के थ्रू ही की जाए, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जब आएगी तभी इसकी डिटेल जो है निकल के सामने आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ये खबर जो है आई थिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। ये अपने आप में ही तमाम सूरत हाल की बहुत बड़ी अक्कासी है। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमाम अली रहमान का पाकिस्तान का विजिट मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, और इसके हवाले से डिटेल मैं दूंगा। और यकीनन ये एक ऐसा विजिट था जो कि पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो हैं ऑलमोस्ट एक दूसरे से वाखान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला जो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान है, और यू कैन इमेजिन वो पोटेंशियल जो कि हमेशा से पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है वो उसमें किसी हद तक हकीकत इसमें सामने आ सकती है। और यही ताजिकिस्तान के सदर के पाकिस्तान दौरे का सबसे अहम मकसद था। डिफेंस और दीगर चीज़ों पे इस विजिट में बात ज़रूर हुई है और इसमें भी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इस तमाम डेवलपमेंट का सबसे बड़ा दारोमदार जो है, सबसे अहम कोर जो है वो कनेक्टिविटी रूट्स और ट्रेड में पार्टिसिपेशन करना है। दूसरा है कि डिफेंस के लिहाज से भी ये बहुत अहम विजिट है। ताजिकिस्तान वो वाहिद जगह है जहाँ पे इंडिया की एक एयरबेस मौजूद है, और बेसिकली पाकिस्तान को इन चेक रखने के लिए ही ये बेस उनकी जानब से वहाँ पे ऑपरेट करती है। तो फैक्ट कि इस चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि ताजिकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला है। ताजिकिस्तान के सदर को JF-17 थंडर ने जो है स्कॉट फराहम किया है, जिसका मतलब हम सब निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान इन ताल्लुकात को कितनी अहमियत दे रहा है। सवाल ये है कि किस तरह की चीज़ों की परचेज जो है उसमें ताजिकिस्तान जो है इंटरेस्टेड होगा। ये चीज़ हमें जहन में रखनी होगी कि हर मुल्क की ज़रूरत जो है ये नहीं होती कि वो अपने आप को वेपन से मुकम्मल तौर पर लैस कर ले। ताजिकिस्तान का जोग्राफिया और हालात ऐसे हैं कि वो एक लैंड लॉक्ड, एग्रीकल्चरल बेस्ड और टूरिज्म बेस्ड मुल्क है। तो वाइल ये बात सही है कि उनकी एयरफोर्स की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, और दीगर मामलात में सोवियत टाइम्स की टेक्नोलॉजी ही उनके पास मौजूद है। JF-17 थंडर यस उन जैसे वेपन्स जो हैं ज़रूर टेबल पे मौजूद हो सकते हैं, और मुमकिन है कि वो उनको परचेज भी कर लें, लेकिन शायद छोटी वेपन इंडस्ट्री पे उनका ज़्यादा फोकस होगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि JF-17 से ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट को एस्कॉर्ट करने वाली चीज़ शायद JF-17 थंडर की सेल्स पिच का ही एक जरिया था। है जो भी है, JF-17 थंडर्स की सेल्स पिच हो या पाकिस्तान की ताजिकिस्तान से ताल्लुकात में अहमियत, बहुत सी चीज़ें जो है इस एस्कॉर्ट से कवर हो गई हैं।
राइट, तो वापस इस डील के मेन फोकस की जानिब आएँ तो इसमें चंद बहुत अहम डेवलपमेंट्स कवर की गई हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बेहतर एयर लिंकेजेस, बेहतर रेलवे लिंकेजेस, बेहतर रोड लिंकेजेस यानी ट्रेड और कनेक्टिविटी के कई एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान की पोर्ट्स को इस्तेमाल करने और ताजिकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट के हवाले से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं ताकि ताजिकिस्तान के स्टेक्स भी जो हैं इस पूरे मामले में मौजूद हों। और लास्टली QTTA यानी क्वाड्रिलैटरल ट्रांजिट एंड ट्रैफिक एग्रीमेंट, जो कि इस मौके पर 4 ममालिक की जानिब से साइन किया जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान की जानिब से इस एग्रीमेंट में शामिल होने की कोशिशें की जा रही हैं और अब ताजिकिस्तान भी जो है इसमें शामिल होने में इंटरेस्ट दिखा रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना पूरा सपोर्ट शो किया है। इसके अलावा दीगर बहुत से एस्पेक्ट्स में जैसे अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट पे दोनों ममालिक का जोर, एनर्जी, ट्रेड, पायरेसी, एंटी करप्शन, आर्ट एंड कल्चर जैसे मामलात पे दोनों की प्रमोशन के हवाले से जोर, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत ही अहम विजिट है इस वजह से भी कि एक तरह का अपना ब्लॉक तैयार हो रहा है जिसमें सेंट्रल एशियन ममालिक, चाइना और पाकिस्तान ये सब एक ही विजन के तहत आगे बढ़ रहे हैं। रशियन SU-57 के हवाले से रशियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने इस चीज़ के इंडिकेटर्स दिए हैं कि सुखोई SU-57 के हवाले से मजीद नई अपग्रेड्स और नई किस्म की टेक्नोलॉजीज का इजाफा किया जा रहा है और उनके मुताबिक ये एक ऑनगोइंग प्रोग्रेस है और ना सिर्फ इन अपग्रेड्स में वेपन्स और एवियोनिक्स मौजूद होंगी बल्कि मॉडर्नाइज प्रोडक्शन लाइन्स की वजह से बेहतर एयरफ्रेम डिज़ाइन जिसमें ज़्यादा फंडामेंटल एस्पेक्ट्स मौजूद होंगे। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें मजीद नई टेक्नोलॉजीज भी मौजूद हैं जिसमें वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है एक बहुत अहम हिस्सा हो सकता है जिसे हमें जहन में रखना होगा। एक और चीज़ जो कि SU-57 से ही जुड़ी है वो ये कि बाय 2022 इस चीज़ को बताया जा रहा है कि रशिया के तैयार किया जा रहा सैटर्न 30 इंजन जो कि उनका सबसे पावरफुल इंजन होने वाला है, अभी के लिए जो है SU-57 SU-35 में इस्तेमाल किए जाने वाला AL-41 इंजन इस्तेमाल करता है, लेकिन ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि बाय 2022 इसके अंदर सैटर्न 30 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी के लिए एस्टिमेट ही किया जा सकता है कि सैटर्न 30 जो है अमेरिकन इंजन के मुकाबले में स्पेशली पावर लेवल पे जो है किस लिहाज से कम्पीट करेगा, लेकिन रफ एस्टिमेट्स यही हैं कि ये जनरल इलेक्ट्रिक के F119 और प्रैट एंड विटनी के F135 के इंजन के दरमियान का इंजन होने वाला है। फॉर इन्फॉर्मेशन F135 इंजन जो है वो एस्टिमेटेडली AL-41 इंजन से 33% ज़्यादा पावरफुल है, तो शायद ये सैटर्न 30 जो है इस गैप को कम करने में मदद करेगा। ओवरऑल ये SU-57 जो है शायद इस रीजन में रशिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का शायद सबसे बड़ा सबूत है, बट लेट्स सी कि कब तक ये अपडेट्स जो है हमें देखने को मिलेंगी। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।